रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, पूर्व व्याख्यान में श्रृंगारिकता और आलंकारिकता बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अग्रिम बिंदु की यदि बात करें तो रीतिकाल में हमें यत्र तत्र भक्ति और नीति की जो सूक्तियाँ हैं वह भी बिखरी हुई मिल जाती हैं, किंतु इनमें न तो एक अनन्य भक्त वाली निष्ठा है और न ही वह तल्लीनता तथा अनुभूति। रीतिकालीन कवि का प्रमुख प्रयोजन था किसी न किसी आश्रयदाता या रसिक को रिझाकर अपनी वाणी को धन्य बनाना, और ऐसा न कर सकने पर वे इसे भक्ति समझकर संतुष्ट होना चाहते थे। वे स्वयं ये मानते भी थे और कहा भी गया है कि रीझी है सुकवि जे तो जानो कविताई, न तो राधिका कनाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात हमारी काव्य कल्पना से, हमारी काव्योक्तियों से यदि सुकविजन रीझ जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो जानो कविताई, तो हम यह मान लें कि वह कविता है, हमारा कविता करना सार्थक है। और यदि हम ऐसा न कर सके, यदि अन्य कविगण सुधीजन इससे प्रभावित न हो सके, तो फिर हम ये मान लेंगे कि इसी बहाने हमने, चूँकि राधा और कृष्ण का नाम लेकर श्रृंगार चित्रण किया है, इसलिए इसी बहाने हम राधा और कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार वे काव्य के माध्यम से श्रृंगारिकता का चित्र खींचकर भी राधा कृष्ण का नाम लेकर और उसे भक्ति समझकर संतुष्ट हो जाना चाहते थे। डॉक्टर नगेंद्र का तो यहाँ तक कहना है कि यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का ही एक अंग थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब वे लोग घबरा उठते होंगे, तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। इस प्रकार रीतिकालीन भक्ति एक ओर सामाजिक कवच है और दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि भी। यही कारण है कि नायक नायिका के लिए यहाँ बार बार हरि और राधिका शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात सामाजिक कवच इसलिए कि श्रृंगारिकता का खुला शब्द चित्र खींचने पर सामाजिक दृष्टि से कोई लांछित भी कर सकता है, लेकिन यदि राधा और कृष्ण का नाम उसमें जोड़ दिया गया है तो उसे भक्ति समझकर कविगण संतुष्ट हो जाना चाहते थे। रीति कवि का मानना था कि मनुज रूप भय अवतर्यो, तीन वस्तु के जोग, द्रव्य उपार्जन, हरि भजन, अरु कामिनी संग भोग। अर्थात उनका लक्ष्य श्रृंगारिकता का चित्र खींचना, श्रृंगार में जीवन जीना और भौतिकता में रचे बसे रहना ही था। उनके इसी भौतिक दृष्टिकोण को देखकर एक आलोचक ने कहा है कि काव्य सरोवर में एक कमल खिल रहा था, उसे भक्तिकाल के कवि रूपी हस्ती ने तोड़ लिया। बाद में लोगों के हाथों में केवल कीचड़ ही लगी। इसे लेकर रीतिकालीन रसिकता के बावजूद भी इसे लेकर रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के सौम्य रूप पर खूब कीचड़ उछाली, किंतु इस रसिकता के बावजूद भी असंख्य शुद्ध भक्ति संवलित ग्रंथ भी हमें यहाँ उपलब्ध होते हैं, जिनमें प्रतिपादित धर्म, नीति, भक्ति और आध्यात्मिकता तत्कालीन जनता को राह दिखाने में सक्षम रही, उन्हें नैतिक संबल प्रदान करती रही। अग्रिम बिंदु के रूप में हम यहाँ के काव्य रूप को ले सकते हैं। चूँकि यह निश्चित था कि तत्कालीन कवि अधिकांशतः दरबारी कवि था और दरबारों में कवि एक दूसरे से बाजी मारने का प्रयत्न करते रहते थे। ऐसी स्थिति में चमत्कार सृष्टि के लिए तथा वाहवाही प्राप्त करने के लिए मुक्तक काव्य शैली ही अधिक अनुकूल थी। प्रबंध काव्यों के लिए निरंतर एकरसता और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये दोनों वस्तुएं उस समय के कवि व श्रोता दोनों के पास ही नहीं थी। रीति काव्य में अधिकांशतः
कवित्त, सवैया और दोहा आदि छंदों का ही प्रयोग किया गया है। मुक्तक रूप में होने पर भी इन कवियों की रचनाओं में रसोद्बोधन की अभूतपूर्व क्षमता है। बिहारी के दोहों के विषय में, उनके विलक्षण प्रभाव के विषय में तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। बिहारी के लिए यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने गागर में सागर भरा है। तो इस प्रकार इस युग में अधिकांशतः मुक्तक छंद में लिखा गया, मुक्त छंद में लिखा गया, मुक्तक काव्य शैली में लिखा गया, किंतु इस युग में कई प्रबंध काव्य भी लिखे गए। वे मुक्तक काव्यों के समान विशेष प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सके। इस युग में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। ब्रज भाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा है। लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा के पश्चात भारतीय साहित्य में ब्रज भाषा का ही प्रमुख स्थान है। मध्य देश की भाषा होने के साथ ही यह प्रकृति से मधुर व कोमल कांत पदावली से युक्त थी एवं सुकोमल भाव चित्रण और श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति की इसमें अपार क्षमता थी। वैसे रीति कवि के समक्ष उस समय अवधी व ब्रज दोनों की एक समृद्ध काव्य परंपरा विद्यमान थी, किंतु वे ब्रज भाषा के लालित्य की ओर ही अधिक आकृष्ट हुए। यह काल ब्रज भाषा के चरमोत्कर्ष का काल है। यहाँ ब्रज भाषा में इतनी प्रौढ़ता आ गई कि भारतेंदु काल तक कविता क्षेत्र में इसका एक छत्र आधिपत्य बना रहा। यूँ इस काल में ब्रज भाषा का क्षेत्र विस्तृत हो गया। इसमें राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी, यहाँ तक कि फारसी शब्दों का भी कहीं कहीं समावेश मिलता है। कवियों ने तुकबंदी आदि के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। लिंग, वचन, कारक आदि से संबंधित व्याकरणगत दोष भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। फिर भी भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह युग उत्कर्ष का काल है। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्र में इन कवियों ने एक ख़ास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें कि माधुर्य नहीं हो। अक्षरों के गुंफन में इन्होंने कभी भी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक्य व मोती की तरह गुथे हुए हैं। परिनिष्ठितता और मसृणता इस काल की भाषा के प्रमुख तत्व हैं। ऐसी रंगोज्ज्वल शब्दावली अन्यत्र दुर्लभ है। तो यदि भाषा की दृष्टि से देखें तो यह काल उत्कर्ष का काल है। इस काल में अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया। रीतिमुक्त कवियों को छोड़कर इस काल के प्रायः सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया या रीतिबद्ध होकर लिखा। यद्यपि लक्षण ग्रंथ निर्माण और कवि कर्म ये परस्पर विरोधी हैं, किंतु फिर भी कवि कर्म और आचार्यत्व का निर्वाह कवियों ने एक साथ किया। यूँ कवि के लिए भावप्रवण हृदय चाहिए और आचार्य के लिए प्रौढ़ मस्तिष्क होना चाहिए, जिसका सफल निर्वाह इन कवियों ने किया है। क्योंकि रीतिकालीन कवि को आचार्यत्व का निर्वाह तो परंपरावश और नाम कमाने के लिए करना ही पड़ रहा था, अतः रीति ग्रंथों के द्वारा भारतीय काव्यशास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया। फिर भी इन ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। अग्रिम विशेषताओं के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।